नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। आज हम बात करेंगे गांव की सरकार यानी पंचायत चुनाव के परिणाम की, उसके संदेश की। 1992 से जब मुलायम सिंह की सरकार बनी, उसकी सत्ता में आने के बाद पंचायतों की चाबी समाजवादी पार्टी के हाथ में चली गई। उत्तर प्रदेश की पंचायतों पे समाजवादी पार्टी का कब्जा होने लग गया। उसके बाद से लेके आज तक सरकारें किसी की भी रही हो, लेकिन पंचायतों पे दबदबा समाजवादी पार्टी का रहा। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट ने अपनी पूरी तैयारी की थी कि वे पंचायतों पे अपना रुतबा कायम करें, लेकिन लगता है इस बार भी बाजी हाथ से फिसलती दिख रही है। अभी निर्वाचन आयोग के अधिकृत आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि वे सर्वाधिक पंचायतों भी जीते हैं। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही है। तो ये कहां कमी रह गई? इन कमियों में हम क्या राजनीतिक संदेश देखते हैं? आने वाला समय विधानसभा चुनाव का है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस डिबेट में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक एमएलए उमेश मलिक, समाजवादी पार्टी से एमएलसी और प्रवक्ता राजपाल कश्यप, कांग्रेस के प्रवक्ता स्टूडियो से अभिषेक वाजपेयी और लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार रंजीत। निष्पक्ष विश्लेषण के लिए बातचीत की शुरुआत हम भारतीय जनता पार्टी के मलिक साहब से करते हैं। मलिक साहब, किसानों की नाराजगी और कोरोना की बदइंतजामी भारी पड़ गई, क्या कह रहे हैं आप? क्या सोचते हैं, क्या हुआ पंचायत चुनाव में कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ था वो थमता नजर आ रहा है? कहीं विधानसभा चुनाव में आपको इसके दुष्परिणाम तो देखने को नहीं मिलेंगे? मैं जनपद मुजफ्फरनगर से हूँ और खास तौर से उस विधानसभा से संबंध रखता हूँ। उसी विधानसभा से चुनाव जीता हूँ जहाँ किसान यूनियन का और दूसरे सब लोगों का प्रभाव रहता है, लोकदल का भी प्रभाव रहता है। पिछली बार हमारे जनपद में मात्र भारतीय जनता पार्टी 5 और 6 सीटों पे जीत पाई थी। इस बार जनपद मुजफ्फरनगर में हम लोग 15 सीटों पे जीते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ये आंदोलन चल रहा है और ये सारा प्रकरण चल रहा है, उसके बावजूद भी जनता के बीच में, गांवों के बीच में भारतीय जनता पार्टी अधिकतम सीट जीत कर आई। कितनी सीटें जीत के आई है, कोई आंकड़ा है आपके पास में? समाजवादी पार्टी ने अपना आंकड़ा जारी कर दिया है। हाँ, हमारे 13 हमारे समर्थित कैंडिडेट और साथ में 2 कैंडिडेट जहां पे हमने चुनाव अपना डिक्लेरेशन नहीं किया था, अपने 15 भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कैंडिडेट जीत कर आए। और पिछली बार हम लोग जब सपा की सरकार थी, उस समय हम 5 सीटों पे मुजफ्फरनगर के अंदर जीते थे। उसके बावजूद भी हमने जिला पंचायत का अध्यक्ष अपना बनाया था। और मुझे इस बार भी ऐसा लगता है कि पूरे प्रदेश के अंदर 70-80% जिलों के अंदर जिले की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिला पंचायत के माध्यम से जितना काम हुआ है, गांव के लोग तो ये कहते थे कि गांव में जिला पंचायत के माध्यम से भी काम होते हैं, जिले के अंदर भी कोई सरकार होती है। ऐसी स्थिति परिस्थिति गांव के लोगों ने पहले देखी नहीं थी कभी। इस बार पहली बार जहां जहां जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की जिले की सरकार जिला पंचायत के माध्यम से चलाई जा रही थी, विकास हुआ है। गांव में जाने हैं और ये भी जाने हैं कि वास्तविक में जिले की सरकार जिला पंचायत होती है। मलिक साहब के बाद सपा एमएलसी हैं, हम उनसे सवाल करेंगे। आपका दावा है समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने मिलकर 828 कुल सीटें जीती हैं, लेकिन अधिकृत आंकड़ा आना बाकी है। मलिक साहब जो कह रहे हैं, आप उससे कहां तक सहमत हैं? राजपाल जी, मेरा सवाल आपसे है। देखिए, जनता ने पंचायत चुनाव में बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया है और ये जस्ट विधानसभा से पहले का आगाज है। और पंचायत चुनाव ने दिखा दिया कि आने वाले इस वक्त में किसके साथ में जनता चाहती है, किसको चाहती है, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया और अगर काम किया तो जनता ने इनको पूरा मौका दिया। केंद्र में दूसरी बार सरकार बनाई, प्रचंड बहुमत में इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई, लेकिन आज बताइए लोगों ने देख लिया, क्योंकि संकट के समय में जब भी विपत्तियां आई तो ये सरकार पूरी तरह विफल हो गई। अब बताइए आज क्या हालात है।
लोग तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, हॉस्पिटल, जबकि साल भर का मौका मिला था इनको, इन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल कोरी भाषणबाजी, फर्जी आंकड़ेबाजी। आज आप बताइए, जिस तरीके का प्रचंड बहुमत मिला है उससे ये सिद्ध हो गया बीजेपी का सफाया तय है। इन्होंने तो गांव में भी ये कहते पहली बार, जो बीजेपी के नेता पहली बार, हाँ पहली बार ही यहाँ ऑक्सीजन से तड़प के लोग मर रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, हॉस्पिटल एक नहीं बनाया, आप पहली बार ही आप, और ये तो योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र से चालू हुआ ऑक्सीजन की कमी, तो उनसे ये सबक नहीं लिया कभी। हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल बता देना। ये विधायक जी बैठे एक लखनऊ की राजधानी में। राजपाल जी, बात पंचायत चुनाव की हो रही है, ये बदइंतजामी की बात हम करते रहेंगे। मेरा सवाल ये है कि जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उससे पहले भी समाजवादी पार्टी का दबदबा था, पंचायतों में समाजवादी पार्टी ने अपना दबदबा कायम किया था, पंचायतों में सर्वाधिक सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी, लेकिन बावजूद उसके जब विधानसभा चुनाव हुए तो वे परिणाम में परिवर्तित नहीं हो पाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है और समाजवादी पार्टी जो हमेशा पंचायतों पे अपना कब्जा कायम रखना चाहती है, कायम रखती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो परिवर्तित नहीं हो पाए। ये राजपाल जी, मेरा सवाल आपसे है। देखिए उपाध्याय जी, ये विधानसभा में परिवर्तित कोई समाजवादी पार्टी नहीं, जनता करने जा रही है, क्योंकि जनता जो निर्णय ले लेती है, पार्टी तो हम लोग प्रयास तो करते ही हैं, और हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है आज जनता को पसंद आ रहा है। इन्होंने तो पूरी ताकत लगाती, थाने, चौकी, तहसील, मंत्री, विधायक, धमकी, चुनाव आयोग, सबको तो इन्होंने धमका के और करवा रहे थे। आज भी मेरे पास एक सूची रखी उपाध्याय जी, अभी हरदोई में इन्होंने कल सूची जारी की जिला पंचायत सदस्यों की, और बाकायदा इन्होंने, इनका सूचना अधिकारी जारी करता है पत्रकारों को, उनके पास सूची पहुंच जाती है, फिर शासन सत्ता के दबाव में ये सूची हटा ली जाती है और पत्रकारों से कहा जाता है कि अभी इसमें कुछ त्रुटि है, हम दोबारा देंगे। और बीजेपी के लोगों को जिताने के लिए तीसरी बार काउंटिंग चल रही है, रिकाउंटिंग तीसरी बार हो रही है, और इन्होंने अभी तक जिले में कुछ लोगों को सर्टिफिकेट दे दिए, लेकिन सूची इन्होंने अभी तक नहीं जारी की। इतनी कौन सी, ये गुंडई तो सारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने सबक दिया है। अभी भी रिकाउंटिंग चल रही, सूची नहीं जारी कर रहे हैं, हरदोई जनपद में है जहां 72 सीटें। ठीक है राजपाल जी, ठीक है, मैं समझ गया राजपाल जी आपकी बात। हमारे साथ कांग्रेस के अभिषेक वाजपेयी भी हैं, प्रवक्ता हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता माने जाते हैं, सवालों का जवाब वो बेबाकी से करते हैं। अभिषेक जी से मेरा सवाल है कि प्रियंका गांधी पिछले काफी समय से उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, तमाम सारी बातों के बावजूद भी, तमाम सारी सक्रियता के बावजूद भी, ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस उभर नहीं पा रही है? पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस की कोई खास उपस्थिति नहीं दिख रही है। अभी तक के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 77 सीटें मात्र कांग्रेस जीत पाई है, जबकि एक जमाने में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होती थी। आप कहां कमी देखते हैं, कांग्रेस कहां चूक रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जीते कोई भी पार्टी, लेकिन इसमें हार जनता गई है। यह सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि आज ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम, आप सब लोग जितने भी पैनलिस्ट हैं, आज के समय में, इस महामारी के समय में हम बैठ करके चुनावों पे डिस्कस कर रहे हैं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। नंबर एक बात। अब जैसा कि आपका प्रश्न था, सबसे बड़ी विचारणीय प्रश्न यह है कि आपने इस बात को बोला, कभी आप कहते हैं कि हमारे पास संगठन नहीं है, कभी कहते हैं कि हम कहीं दिखते नहीं हैं। माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और माननीय अजय कुमार लल्लू जी की अगुवाई में हमारा संगठन मजबूत होने का काम चालू हो चुका है और बहुत तेजी से हम उस पर अग्रसर हो चुके हैं। नंबर दूसरी बात। नंबर तीसरी चीज, आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो पंचायत स्तर के चुनाव होते हैं उनके मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उनके मुद्दे अलग होते हैं। हर जगह की अलग अलग बेसिक नीड्स होती है, उसके हिसाब से चीजें चलती हैं। तीसरी बात, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, अभी जैसा कि उमेश मलिक जी बोल रहे थे कि जिला पंचायत में जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जिला पंचायत में लोगों को यह पता ही नहीं था कि वहां पे भी कोई सरकार होती है, वहां पे भी काम होता है।
अरे कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए। आप कहीं पे बुनियादी सुविधाएं आप दे नहीं पाते, उसके बाद आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपके ही, मैं नाम नहीं बोलूंगा, ये आपको भी उपाध्याय जी पता होगा कि कई जगह पे ऐसा हुआ है कि 3-3, 4-4 राउंड आपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए वोटिंग काउंटिंग आपने करवाई हुई है। उसके बाद जब नहीं हुआ तब डीएम ने उसकी कुटाई करवाई हुई है। अच्छे से आपको पता होगा मलिक साहब, ना होगा तो बाद में कहिएगा, तो मैं बाद में आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा और उसका नंबर भी भेज दूंगा कौन कुटाई किसकी की गई है। सबसे बड़ी चीज इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि दोनों की चीजें अलग अलग होती है, दोनों के पैटर्न अलग अलग हैं। गांव की बेसिक्स नीड्स अलग होती हैं, उसके अनुसार चुनाव लड़े जाते हैं। विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, क्योंकि तो गांव की नीड पूरी करने में, अभिषेक जी, मेरा काउंटर सवाल यह है कि गांव की नीड पूरी करने में या गांव तक पहुंचने में क्या कांग्रेस विफल साबित हो रही है? कहीं आप कह रहे हैं कि गांव के मुद्दे अलग हैं, शहर के मुद्दे अलग हैं, तो क्या गांव तक पहुंचने में कांग्रेस विफल साबित हो रही है? बिल्कुल। आप जो बात विफलता की कह रहे हैं वो हमारी सफलता है, क्योंकि ये तो आपको जवाब है कि अभी तक आप बोले थे हमारे पास संगठन नहीं है। अभी तक हर आदमी ये बोल रहा था। हमने सिर्फ पैरामीटर्स तय किए थे। हमारे कितने सारे लोग जो हमारे समर्थित थे उन लोगों ने तो चुनाव जीते हैं, उनकी बात तो अभी हमने की ही नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में क्या किया गया है कि उन्होंने पीछे लोगो लगाया, प्रत्याशी उतारा कुछ और, जीता कोई और है। जो इनका प्रत्याशी जिसको इन्होंने नॉमिनेट किया था उसको हटा करके उस व्यक्ति को लेकर के चले आए हैं। ये तो अभी आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है वाजपेयी जी, ठीक है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं रंजीव जी। रंजीव जी राजनीतिक संपादक रहे हैं बड़े अखबारों में और उनका प्रदेश की राजनीति पे लंबा एक अनुभव है। हम रंजीव से जानना चाहते हैं कि वे इन पंचायत चुनावों को किस नजरिए से देखते हैं, इन परिणामों पर उनका जो राजनीतिक दृष्टिकोण है वो क्या है। मुझे उम्मीद है कि रंजीव जी का जो विश्लेषण होगा वो निष्पक्ष होगा। रंजीव जी, सवाल आपसे है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? मैं 2-4 चीजों पर इंगित करना चाहूंगा। पहली चीज की जो नतीजे आ रहे हैं, हालांकि अभी अंतिम आंकड़े नहीं आए हैं, तो मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो यथार्थ है उसको इंगित कर रहे हैं, इस रूप में कि मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और सपा में होता रहा है, इस चुनाव में भी हो रहा है और मुझे लगता है आगे भी होगा। दूसरी बात, अगर आप अगले साल देखें, इस समय मई में जिस समय हम लोग आप बैठ करके बात कर रहे हैं, इस समय तक उत्तर प्रदेश में 2022 में नई सरकार बनने की गठन की प्रक्रिया शुरू हो रही होगी। कौन किसकी सरकार बनेगी हम लोगों को नहीं पता। यानी चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, 1 साल अभी से है और अगर आप उसमें 2-3 महीने चुनाव की कार्रवाई का निकाल दें तो बमुश्किल 7 से 8 महीने हैं। 7 से 8 महीने पहले अगर उत्तर प्रदेश, जहां की बहुसंख्यक विधानसभाएं ग्रामीण इलाकों में हैं और उन ग्रामीण इलाकों की पंचायतों में जो भी नतीजे निकल कर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल के लिए एक सबक है। सत्तारूढ़ दल के लिए ज्यादा सबक निश्चित रूप से है, क्योंकि ये ऐसे कालखंड में ये चुनाव हुआ है जब कोरोना के कारण त्रासदी मची हुई है, त्राहिमाम मचा हुआ है। मुझे लगता है कि वोटरों के जहन में ये निश्चित रूप से रहा होगा कि सरकार ने उनके साथ कोरोना से निपटने में कैसी भूमिका निभाई। सरकार के दावे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अगर आप नतीजों को देखें तो मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को इसका आत्मविश्लेषण करना चाहिए। अभी विधायक जी कह रहे थे कि मुजफ्फरनगर में उनकी पार्टी ने बहुत अच्छा नतीजा किया है, लेकिन मुझे लगता है कि मुजफ्फरनगर से बाहर देखने की जरूरत है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नतीजों पर गौर करें तो जो बड़े प्रतीक है भारतीय जनता पार्टी के, अयोध्या हो, बनारस हो, गोरखपुर हो, प्रयागराज हो, इन सारी चीजों पर जो हम लोगों के पास जानकारी आ रही है, अंतिम आंकड़े अभी तक कुछ नहीं आए हैं, जो जानकारी आ रही है, जो वोटों की गिनती का आधार आ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से यहाँ पर सवालों का सामना करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इन सवालों से मुंह चुराने से भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं चलेगा। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि ग्रामीण इलाकों में उनकी पार्टी का प्रदर्शन पहले भी अच्छा होता रहा है और इस बार भी हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर उनको आगे इसको विधानसभा के चुनाव में तब्दील करना है, जीत के आंकड़े में ले जाने के लिए, तो 7-8 महीने उनके लिए भी बहुत क्रूशियल है। क्योंकि अगर ग्रामीण इलाके की जनता ने विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी का साथ दिया है तो एक राजनीतिक दल के रूप में समाजवादी पार्टी का ही दायित्व भी बढ़ता है। मैं बसपा के नतीजों पर सर थोड़ा सा ज्यादा इंगित करना चाहूंगा कि रंजीव जी के इसी सवाल हाँ बिल्कुल, हम बसपा की का बात करना भूल गए। बिल्कुल रंजीव जी, बसपा ने भी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई है। जी रंजीव जी, मैं ये कह रहा था कि बसपा के अगर आंकड़ों पर हम लोग देखें तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि वो पिछड़ रही है, लेकिन उसने सीटें ठीक ठाक निकाली है। लेकिन अगर पिछले चुनावों का आंकड़ा देखें
मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए भी ये चुनाव के नतीजे जो अभी तक आंकड़े आए हैं, ये एक निश्चित रूप से अलार्म बेल की तरह है, क्योंकि इनके नतीजे अगर आप आंकड़ों को देखें, समीकरणों को देखें, जातीय समीकरणों को देखें, मुझे लगता है कि बसपा का आंकड़ा इससे बेहतर होता रहा है, और अगर इस बार उतना अच्छा नहीं हुआ है तो उनको भी आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। मलिक साहब, उमेश मलिक जी के पास हम दोबारा चलते हैं। मलिक साहब, सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने तो 36 खापों के चौधरियों को मुख्यमंत्री से मिलवाया था, किसानों की नाराजगी खत्म होने की बात की थी, तो क्या वो नाराजगी खत्म नहीं हो पाई, या फिर जो कोरोना से निपटने में सरकार की अक्षमता सामने आई है? इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी ने भी बहुत मामूली अंतर से ही सही, लेकिन कुछ यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो आपका अब आपने तमाम सारे वक्ताओं की बात को सुन लिया। समाजवादी पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी पे सवाल खड़े किए हैं, कांग्रेस ने भी खड़े किए। तो अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या कहना है कि क्या आपकी सारी रणनीति, सारा मैनेजमेंट धरा रह गया? कहां चूक कहां हो रही है ये? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे अभिषेक जी कह रहे कि गांवों में इस बार इस सरकार के माध्यम से गांवों के लोगों को ये पता लगा कि हाँ, जिले के अंदर भी कोई जिला पंचायत के माध्यम से कोई सरकार चलती है और विकास होता है, और उसके साथ साथ में सीधे सीधे रिकाउंटिंग पर चले गए और मेरे लिए कह दिया कि शर्म आनी चाहिए। मतलब या तो विषय को वहीं रखते ना, गांवों में विकास कैसे हुआ, जिला पंचायतों के माध्यम से हुआ, और जो जिला पंचायत के अंदर पैसा आता है वो पैसा गांवों में दिखाई दी, और उसी का परिणाम है कि कोई कितने भी दावे करे। उमेश जी, ऐसा आपने कहा, मेरी बात समझिएगा, ऐसा आपने कहा कि आपके माध्यम से लोगों को पता चला, आपकी सरकार के माध्यम से। तो पहली जो सरकारें काम करती थी तो क्या वहां पे काम नहीं होते थे? और रिकाउंटिंग की बात मैंने इसलिए कही थी, ये रिकाउंटिंग की बात मैंने इसलिए कही थी, वहां पे आपके प्रत्याशी जो नहीं था, उसके बावजूद वहां का व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति जा करके, आपका पदाधिकारी जा करके दबाव बना रहा था। बिल्कुल, मलिक साहब का जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक करके बात करें। मलिक जी का जवाब ले लेते हैं। जी, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन मेरा विषय केवल ये है कि मैं गांवों के अंदर विकास की बात की थी, मैंने रिकाउंटिंग की बात नहीं की। हाँ, जहाँ पे कहीं परेशानियां हुई होंगी, हमारे जनपद में, हमारे पश्चिम की और कहीं ऐसी परेशानी नहीं आई, लेकिन कहीं हुई होगी, कहीं अनियमितता हो गई होगी, वहां रिकाउंटिंग हो रही होगी। हर बार होती है, कोई किसी की भी सरकार रही हो, यहाँ तो रिकाउंटिंग सरकारों में पता नहीं, हमारे जनपद में मलिक साहब इस चीज को ध्यान में रखिए, इस चीज को ध्यान में रखिए कि जो रिकाउंटिंग के लिए बोलता है वो प्रत्याशी बोलता है। आपका बाहर का आपका पदाधिकारी जाकर के रिकाउंटिंग के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। बैठे हैं, और राज्यपाल जी की सरकार पिछली बार थी। हमारे जनपद का एक बहुत बड़ा उदाहरण, जोगेंद्र काला नाम का व्यक्ति जबरदस्ती 165 वोटों से हरा दिया गया। वो कोर्ट से आदेश लेकर आया, हमने रिकाउंटिंग कराई, वो दोबारा चुनाव जीत गया। इस तरह की हरकतें भी हुई हैं पहली सरकारों में। मैं तो ये कहता हूं, पहली बार मैं बधाई देता हूं पूरे प्रशासन को, पूरे प्रदेश के प्रशासन को। घटना नाम की चीज नहीं है पूरे प्रदेश के अंदर, और जिस जनपद में मैं रहता हूं, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं, कभी आज तक पिछले 20-25 वर्षों की बता रहा हूं आपको, कभी ऐसा कोई चुनाव नहीं आया, घटना नहीं, कभी कोई ऐसा चुनाव नहीं आया कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने गुंडाई ना की हो। कभी ऐसा चुनाव नहीं हुआ जैसा चुनाव पहली बार हो। मैं पूरे प्रदेश के प्रशासन को बधाई देता हूं, बहुत बढ़िया चुनाव हुआ है। और मैं कहता हूं लगभग 600। मलिक साहब, आप बधाई दे सकते हैं, आपकी सरकार है, आप बधाई दीजिए, बिल्कुल दीजिए। आप झूठे प्रोपेगेंडा पे अपनी पीठ थपथपाइए, लेकिन लोगों को आपने मौत के मुहाने पे पहुंचा दिया है, उसके लिए शर्मसार कौन होगा? अनुरोध है कि एक एक करके बात करें, एक एक करके बोलने दें। मलिक साहब, मेरा एक इसमें सिंपल सा सवाल यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने का बाउल कहा जाता है, और इस बार ये दावे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने गन्ना किसानों का सर्वाधिक भुगतान किया है। बावजूद उसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद ने और समाजवादी पार्टी ने अच्छी खासी जीत हासिल की है। तो ये कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है, नाराजगी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। आप इस बार, और आप तो उसी क्षेत्र से विधायक हैं, तो आपका इस बारे में क्या सोचना है?
मैं इस क्षेत्र से हूं, अधिकतम गन्ने का भुगतान भी हुआ है और मैं समझ रहा हूं जिस क्षेत्र में वो किसान यूनियन बहुत ज्यादा प्रभावी है, वहां से हम 8 में से 5 सीटें जीत के आए हैं भाई। पूरा पता नहीं कहां से कौन दावा कर रहा है कि हम बहुत ज्यादा सीटें जीत गए हैं। सहारनपुर में आपके पास में मैं सारे आसपास के जिलों में जो मैं आकलन किया है, लगभग 600 सीटें हम पूरे प्रदेश में जीते हैं। कहां हम पीछे हैं? और अगर क्षेत्र की बात करें, किसानों के आंदोलन के माध्यम ठीक से है, ठीक है मलिक एक साहब, रत्ती भर का नुकसान ठीक नहीं ठीक हुआ। मलिक साहब समाजवादी पार्टी का ये दावा है और समाजवादी पार्टी के राजपाल कश्यप हमारे साथ में है। राजपाल जी, मलिक साहब की बात से आप कहां तक सहमत हैं? वो कह रहे हैं कि ये दावे कहां से किए जा रहे हैं, जमीनी हकीकत क्या है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? अब इनके लिए निर्वाचन आयोग का अपना, इनके पास तो निर्वाचन आयोग भी है, निर्वाचन आयोग की मंगा लेना सूची। और मैं तो ये बताना चाहता हूं, ये पेपर झूठे हैं क्या? ये न्यूज़पेपर में भी छपा है कि बीजेपी हारी है, समाजवादी पार्टी बहुमत से 828 सीटों का आंकड़ा है। हमारे पास जिला पंचायत के जीते हैं और ये बता रहे हैं 600। अरे ये अपने आंकड़े बता दे। मैं तो एक आंकड़ा ये भी दिखाना चाहता हूं, ये कह रहे बेईमानी। आज की डेट में बीजेपी पूरी तरह गुंडई पे है और हरदोई में पूरी तरह जिला पंचायत में पराजित होने के बाद में आप सूची जारी करते हो, उसके बाद में सूचना अधिकारी से कह के हटवाते हो। और ये 2 लोगों के नाम है, इसमें शाहबाद में चतुर्थ है, सीमा देवी जीती थी, इनको हरा दिया गया। और एक सांडी में श्रीमती अर्चना कुशवाहा जीती थी। अब यहाँ पे तीसरी बार बीजेपी के एक डीजीसी है, उनको जिताने के लिए पूरी सरकार लगी है। तीसरी बार काउंटिंग चल रही है और इन्होंने अभी तक अपलोड नहीं किया रिजल्ट, और पहले कल लोड किया, उसके बाद हटा दिया प्रेस को जारी करने वास्ते। ये बेईमानी नहीं है, खुली गुंडई है, लेकिन उसके बाद में भी जनता ने सबक सिखाया है, 22 में भी सिखाएगा। और आदरणीय राजीव जी बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत जानकारी है, बहुत पॉलिटिकल चुनाव देखे हैं। आप देख लीजिए, ये बीजेपी के लोग गांव में क्या, गांव में विकास किया बता दो। आपने एक गांव गोद लिया था सांसदों ने, वो एक गांव दिखा दीजिए ना जो डेवलप किया हो। माननीय अखिलेश यादव जी ने लो। ठीक, वो जो गांव गोद लिए थे वो तो समाजवादी पार्टी के सांसदों के लिए भी जिम्मेदारी थी, उनको भी लिए जाना था। खैर वो एक अलग बात है, हम पंचायत चुनाव पे बात कर रहे हैं। मलिक साहब, ये आप सूची जारी क्यों नहीं कर देते? सूची भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह से चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, तो विजय के बाद में भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची क्यों नहीं जारी कर रही है? यही सवाल राजपाल जी का है और मेरा भी यही सवाल है कि आप सूची क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? देरी क्यों है? एक उसको हरा दिया गया है, ऐसा नहीं है। आप पूरे प्रदेश की ओर से प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, पूरे प्रदेश की बात करें ना। ठीक है, 2022 में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा है प्रदेश के अंदर भाई। चुनाव कहाँ है? आप वो विषय देखिएगा, वो समय देखिएगा जब 2013 में मुजफ्फरनगर जनपद के अंदर दंगा करवाया गया था, लोगों को मरवाया गया था, लोगों को यहाँ पे जेल भिजवाया गया था। मलिक साहब, में रह गए। अहंकार तो रावण का नहीं बचा था, आपका भी नहीं बचेगा। अहंकार रावण का नहीं बचा था, आपका भी नहीं बचेगा। 2022 में आने दीजिए, वो आपको पता चल जाएगा। हमारे प्रदेश के क्या हालात हुए थे, पूरे प्रदेश के। मुजफ्फरनगर में किस तरह भगा भगा के मरवाया था, 6000 लोगों को, नौजवान लड़कों को जेल में फंसवा दिया गया था। मलिक साहब, अभी विधानसभा, मलिक साहब मैं रोकना चाहूंगा, अभी हम विधानसभा चुनाव की बात ही नहीं कर रहे। मुजफ्फरनगर की बात हम करेंगे लेकिन तब जब विधानसभा चुनाव आएंगे। अभी हम कांग्रेस के अभिषेक जी से एक सवाल ले लेते हैं कि अब कांग्रेस को सच में कांग्रेस कहां खड़ी है, आप कहां देखते हैं कांग्रेस? जमीनी हकीकत कांग्रेस की क्या? अभिषेक जी, आप इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, जमीनी हकीकत यह है कि हमारा जो संगठन है वो मजबूत हो चुका है। जो कमियां रह गई हैं, बचे हुए दिनों में हम इनको दुरुस्त करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके हम अपनी सरकार बनाएं। और मुझे बड़े फख्र के साथ मैं कह रहा हूं, माननीय प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में और श्री अजय कुमार लल्लू जी की अगुवाई में हम विधानसभा 2022 के चुनाव में हम सरकार बनाएंगे। ठीक है।
रंजीव जी हमारे साथ हैं। रंजीव जी, आपका नोट क्या है इस पर? ये जो पूरी बहस आपने सुनी है, 2022 7-8 महीने बचे हैं और जिस प्रकार की जमीनी आप राजनीतिक प्रतिद्वंदताएं अब देख रहे हैं, उस पर आपका विश्लेषण क्या कहता है? आप क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि अब ये मलिक साहब का निजी मामला हो सकता है, वो ये कहें और उनको ये सोचने का या निष्कर्ष निकालने का अधिकार है कि साहब हमने बहुत अच्छा नतीजा निकाला है और हम 2022 में भी सरकार बनाएंगे। मुझे लगता है कि कई बार अति आत्मविश्वास बहुत भारी पड़ता है और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कई दलों पर अति आत्मविश्वास के क्या नतीजे हुए उसको देखा है। एक बात आ रही थी कि नतीजे जारी क्यों नहीं कर दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों से पहले राज्य निर्वाचन आयोग को ये सवाल हम लोगों को जरूर पूछना चाहिए कि आज तीसरा या चौथा दिन है, इतना विलंब हम लोगों ने इसके पहले पंचायत चुनावों में नतीजे, अधिकृत नतीजे जारी होते हुए नहीं देखे हैं। और ये वाकई में सही बात है कि कई जिलों में जीते हुए प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जवाबदेही भी राज्य निर्वाचन आयोग को तय करनी चाहिए। रही बात, मैं मलिक जी की बात पर फिर लौटूंगा। बिल्कुल। सत्तारूढ़ दल को निश्चित रूप से आत्मविश्लेषण करना चाहिए। कोरोना के काल में ये चुनाव हुआ है, किसानों के आंदोलन के आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया कि गन्ना किसानों को सर्वाधिक भुगतान की बात कही गई थी, लेकिन हकीकत यह है कि जो नतीजे चुनाव के आ रहे हैं, अगर वाकई सब कुछ इतना अच्छा था तो नतीजे निश्चित रूप से दूसरी तस्वीर पेश करते। वो तस्वीर अगर नहीं पेश कर रहे हैं तो सत्तारूढ़ दल को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का जो 828 सीटों का दावा अभी तक था, अगर वो वाकई सही है तो मुझे लगता है कि एक मजबूत विपक्ष के रूप में उनकी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। अभिषेक जी ये बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस बिल्कुल। रंजीव जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं। आज मुझे लगता है कि पंचायत चुनाव ने एक जमीन खींच दी है, एक खाका तैयार कर दिया है विधानसभा चुनाव का। ये राजनीतिक लड़ाई हमें अब आगे और देखने को मिलेगी। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखते रहिए जनता टीवी।